हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपको। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में आवेशों के बारे में, क्लास 12th की फिजिक्स के आवेशों के बारे में, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत क्या होता है, स्थिर वैद्युत की क्या है, और आवेशों के मात्रक और बीमा, इन सभी टॉपिक पर पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। और जिस प्रकार से आपका फीडबैक भी मिला, उससे हमें ये एहसास हुआ कि आप लोगों को जो बातें मैंने बताया वो समझ में आया। उसी क्लास 12th की पहले ही चैप्टर के दूसरी वीडियो आज की है, चालक और अचालक, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, किस प्रकार से हम किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं इंडक्शन के द्वारा, अर्थात प्रेरण के द्वारा। और कोई भी मटेरियल चालक और अचालक की तरह व्यवहार क्यों करती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हमें दिखाई पड़ते हैं, किसी के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किसी मटेरियल के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इन सब के पीछे रीजंस क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है, इन सभी बारे में आज डिस्कस करेंगे कि चालक और अचालक क्या होते हैं। तो सिंपल में हम ये जानते हैं कि चालक क्या होते हैं। हम कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो चालक हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि अचालक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसको हम अचालक कहते हैं। इसी बात को हम आवेशों को लेकर कह सकते हैं कि जिनमें आवेशों का प्रवाह होता है उसको हम चालक कहते हैं, जिसमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता है उसको हम अचालक कहते हैं। लेकिन जो मेन फैक्ट यहाँ पर यह है कि कोई वस्तु चालक क्यों है और कोई वस्तु अचालक क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक परमाणु का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। उसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो लगने वाला नाभिकी बल होता है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद तब हम जान पाएंगे कि कोई वस्तु चालक की तरह व्यवहार कैसे करती है। तो दोस्तों, इसके बताने से पहले मैं आपको एक कहानी से इस बात को रिलेट करना चाहता हूँ कि एक बार जब हमारे जाने माने राजनीतिक और कूटनीतिक चाणक्य ने, एक मगध सम्राट महानंद थे, उनके नंद वंश को ख़त्म करने का प्रयास किया था अपने अपमान का बदला लेने के लिए। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक सेना बनाई और उस सेना के माध्यम से उन्होंने सीधे मगध की राजधानी पर अटैक कर दिया। चूँकि मगध का जो सम्राट था, इतना बड़ा राजा था, उसके पास बहुत अधिक सेनाएं थी। उस सेनाओं के प्रभाव में चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना कुछ देर भी नहीं टिक पाई और तुरंत वो लोग यहाँ से भाग निकले। चंद्रगुप्त और चाणक्य एक जाकर कुटी थी, कुटी के पीछे लोग छिप गए, जहाँ पर एक औरत थी, अपने बच्चे को थाली में खिचड़ी दी थी खाने को, और उस खिचड़ी को खाते समय बच्चा वो रो रहा था इस बात के लिए कि खिचड़ी खाते समय उसको हाथ में जल रहा था, उसके मुंह में जल रहा था। तो उसकी माँ ने उसको एक बात बताई कि तुम भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह पागल है। अगर खिचड़ी को खाना चाहता है तो किनारे से खा, जहाँ पर खिचड़ी का ताप कम हो गया है, जहाँ पर खिचड़ी गर्म नहीं है, वहाँ से खा। तो वहाँ से उस बात को, जब कुटी के पीछे से चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उस बात को सुना, तो उन्हें लगा कि वास्तव में जो औरत बात कह रही है वो सही है, कि अगर हम मगध सम्राट के सीधे राजधानी पर अटैक ना करके उसके हम जो किनारे के भाग हैं उस पर अटैक करें तो हम वहाँ से आसानी से जीत सकते हैं। और ऐसा करके उन्होंने सबसे पहले मगध साम्राज्य के किनारे किनारे के जो भाग थे उस राज्यों को जीतना शुरू किया और लास्ट में उसकी राजधानी पर भी विजय प्राप्त किया। अगर इस बात को यहाँ पर हम परमाणु के ऊपर लागू करें तो हमें पता है कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है। नाभिक में, नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं।
उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते रहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, चौथी कक्षा में ये डिपेंड करता है कि कौन सा वो परमाणु है। अगर हम मान के चले कि यह सोडियम का परमाणु है तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होगा। अब यहाँ पर जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर नाभिक का पकड़ इलेक्ट्रॉनों पर अधिक होता है, जिसके कारण हम यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल सकते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर नाभिक की पकड़ सबसे कम होती है। ऐसे में ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आसानी से कम ही ऊर्जा लेकर अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं उसको हम बोलते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर हमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक संबद्ध इलेक्ट्रॉन। तो आप सोचेंगे कि अब इसके चालक और अचालक होने से क्या तात्पर्य है। तो हम आपको बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला गया, यह इलेक्ट्रॉन उसके परमाणुओं के बीच में जो जगह होती है उसी जगह में, जिसको हम बोलते हैं अंतराकाशी क्षेत्र, उसी क्षेत्र में स्थित होता है। जैसे ये हमने एक मेटल को बनाया हुआ है, इस मेटल में देखिए कि जैसे ही इस परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये धनायन बन जाते हैं और ये धनायन अपने स्थान पर स्थिर होते हैं परमाणु में। ये सभी धनायन परमाणु में स्थिर होते हैं, परंतु इसके द्वारा जो त्यागे गए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन धनायनों के बीच में जो अंतराकाशी क्षेत्र होता है उसमें स्थित होते हैं। जैसे देखिए इन परमाणुओं से निकला हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से स्थित होते हैं। जैसे ही इनको हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं या किसी विभव से जोड़ा जाता है विभवांतर के द्वारा, तो इसमें आवेश जो होते हैं वे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और उसके विपरीत उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो मटेरियल हमने लिया था वह एक चालक है। तो इस बार इससे हमें समझ में आ गया कि जो चालकत्व होता है, किसी मटेरियल का जो चालकत्व होता है वह उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, न कि संबद्ध इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अगर किसी मटेरियल में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह चालक की तरह व्यवहार नहीं करेगा, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो चालक की तरह व्यवहार करेगा। इसके साथ एक जो और कारण होता है चालक और अचालक होने के, कि उसके कोश में बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो धात्वियाँ होती हैं वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं और अपने अष्टक को पूरा करती हैं। इलेक्ट्रॉन जो धात्वियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, और यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर हम चालकों की बात करें तो जैसे सभी धातुएं चालक के रूप में व्यवहार करती हैं, इसके अलावा मानव शरीर भी एक चालक की तरह व्यवहार करता है, ये सब चालक में आते हैं। अगर हम अचालक के बारे में बात करें तो अचालक के बारे में हमें यह समझ में आ चुका है कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या वे पदार्थ जो अपने अष्टक
को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग ना करके इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, वे सभी अचालक होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो चालक की परिभाषा में लिखेंगे वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या आवेश भी कह सकते हैं, आवेश प्रवाहित किया जा सकता है, उसे चालक कहते हैं। इसमें सभी धातुएं और मानव शरीर और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चालकता पाई जाती है। अगर हम अचालक कहें तो इसके जस्ट वो विपरीत होगा कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या आवेश को नहीं प्रवाहित किया जा सकता, उसे अचालक कहते हैं। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। ये हो गया हमारा चालक और अचालक। दूसरा जो टॉपिक हमारा यहाँ पर है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम किसी वस्तु को प्रेरण के माध्यम से किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, इस दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जिसके लिए आवश्यक जो फिगर है हमने पहले से ही बना दिया है ताकि एक्स्ट्रा आपका टाइम ना जाए। तो हम इसको समझते हैं कि वस्तुओं को हम प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित कर सकते हैं। ये दो गोली चालक कोष है, आप दो चालक के गोले समझ सकते हैं जिनको किसी अचालक स्टैंड के ऊपर टिकाया गया है। इसमें जितने भी ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं सभी अचालक स्टैंड हैं, और जो गोले हैं वे चालक हैं जो एक दूसरे के पास में करीब में रखे गए हैं। अभी जो गोले हैं इसमें कोई आवेश नहीं है, जैसा कि अगली वीडियो में बताया गया था कि अगर कोई वस्तु आवेशित नहीं है इसका मतलब कि उसमें धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या बराबर होगी। तो अगर यहाँ पर यही बात करें तो यहाँ पर जितने धन आयन होंगे सेम उतने ही ऋण आयन होंगे, इसलिए यह अभी आवेशित नहीं है। सेम बात इस गोले में भी लागू होती है कि इसमें जितने धन आयन होंगे उतने ही ऋण आयन होंगे, इसलिए ये चालक नहीं है। अब इनको हम कैसे आवेशित कर सकते हैं? आवेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतना तो मालूम है कि ये आवेशित तब होंगे जब इसमें धन आयनों की संख्या किसी में बढ़ जाए या ऋण आयनों की संख्या किसी में बढ़ जाए, तभी ये आवेशित होंगे। इनको प्रेरण द्वारा आवेशित करने के लिए हम एक आवेशित क्षण एक गोले के पास लेकर आते हैं। मान लेते हैं कि ये धनावेशित क्षण है, मान लेते हैं ये धनावेशित क्षण है। जैसे ही धनावेशित क्षण इसके पास लेकर आया जाता है
अब क्या करेगा कि यह धनावेशी क्षण इसके अंदर के सभी धन आयनों को प्रतिकर्षित करेगा और सभी ऋण आयनों को आकर्षित करेगा। ऐसा करने के कारण इस गोले के और इस गोले के जो धन आयन है एक दूसरे के संपर्क में होने के कारण सभी धन आयन इस साइड में एक्यूमुलेट होने लगेंगे, एकत्रित होने लगेंगे और सभी ऋण आयन आकर्षण के कारण इस तरफ एकत्रित होने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके प्रेरण के कारण यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को हमें मिलेगा। जबकि सभी धन आयन इसके प्रतिकर्षण के कारण इसके विपरीत दिशा में एकत्रित होने लगेंगे। ये अब जैसे ही हमें ऐसा दिखाई देगा कि सभी ऋण आयन एक तरफ एकत्रित हो गए और सभी धन आयन एक तरफ एकत्रित हो गए, हम धीरे से इस स्टैंड की सहायता से दोनों गोलों को अलग कर देंगे। जब दोनों गोलों को अलग कर देंगे तो हम देखेंगे कि सभी ऋण आयन इसके पास हो जाएंगे सभी ऋण आयन इसके पास हो जाएंगे क्योंकि ये धनावेशित है और सभी धन आयन इधर हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि दोनों गोले एक दूसरे से अलग हो गए, एक ऋणावेशित हो चुका है और एक धनावेशित हो चुका है। जब ऐसा हमें प्राप्त हो जाए तो हम ये जो धनावेशित क्षण इसके पास लेकर हम आए थे, अगली बार में इसको हटा देंगे। जब इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पर इसका आकर्षण बल खत्म हो जाएगा, जिसके कारण सभी ऋण आयन इसके अंदर एक समान रूप से फैल जाएंगे और सभी धन आयन इसमें एक समान रूप से फैल जाएंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक गोला हमारा धनावेशित हो गया और एक गोला हमारा ऋणावेशित हो गया और हमने प्रेरण की सहायता से जो गोले थे उनको आवेशित कर दिया। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा हो गया कि चार्जिंग बाय इंडक्शन हम प्रेरण के द्वारा बिना इस छड़ को इससे टच कराए हम कैसे किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, जिसमें हमने दो टॉपिक कवर किया, चालक और अचालक और प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर आवेश के संबंधित आप पूरी वीडियो जानकारी चाहते हैं तो हमारा इसके पहले का वीडियो देखें, जिसमें हम आवेशों के प्रकार, विद्युत, उनका मात्रक, बीमा सभी के बारे में बताए हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं और तब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र जो इसका अलग दूसरा टॉपिक है, आगे वाला टॉपिक है, उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।